हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास इन स्टैंडर्ड 10। तो जैसे हमने लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, तो आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो रेस्पिरेशन को समझने के पहले हमको दो टर्म को जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है ब्रीदिंग और दूसरा है रेस्पिरेशन। सो जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे डेफिनेशन दिख रही है, ब्रीदिंग का मतलब है इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजेस गैसेस, राइट। मतलब इसमें क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, नोज के थ्रू जो भी एयर हम लोग हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, इजीली जो हमने एयर ली तो एयर में से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को कंज्यूम किया और एज अ वेस्ट मटेरियल हमने एक्सेल की CO2 गैस, ठीक है, मतलब हमने O2 लिया और CO2 को बाहर निकाला। ये हो गया ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन इससे अलग है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जैसे डेफिनेशन दिख रही है, रेस्पिरेशन मीन्स इट इज द केमिकल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट द सेल्युलर लेवल एंड प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब अब जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होगा, इसमें भी हम एयर तो ले ही रहे हैं, ठीक है, और उसमें से हम ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहे हैं, बट जो ऑक्सीजन है वो हमारा सेल यूज करेगा, ठीक है। जैसे हमारा सेल वो ऑक्सीजन यूज करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, अब केमिकल प्रोसेसेस जो भी है हमारे सेलुलर लेवल पे वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर सेल्स हमारे ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी, ठीक है। तो जो ब्रीदिंग है उसमें क्या होता है, हम सिर्फ एयर लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन हम लेंगे और CO2 बाहर निकाल देंगे। तो ये हो गया सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या है, जो एयर में से हमने ऑक्सीजन लिया, अब वो ऑक्सीजन का यूज़ हमारा सेल भी करेगा और उसको यूज़ करके हमारी जो बॉडी है, या जो मैं कहूँ कि हमारा जो सेल है, वो क्या बनाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के अंदर। Okay, so with this respiration topic, we need to understand two terms, aerobic and anaerobic. This is the two type of the respiration. So in aerobic respiration, what happens? It needs oxygen for the respiration. And in the anaerobic respiration, it doesn't need oxygen for the respiration. ओके अब मैं इसको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ कि ये होता कैसे है। तो जैसे हमको एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आप यहाँ पे भी फिगर पे देखोगे कि O2 के ऊपर राइट मार्क है, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ग्लूकोज है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करेगा, तो उसके थ्रू क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और इसके थ्रू हमें क्या मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी। किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, जिसको हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप यहाँ जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन बताया गया है। So the release of the relative small amount of energy by the breaking down of food substances in the absence of oxygen। मतलब यहाँ पे भी जो ब्रेकडाउन है, जो एनर्जी मिल रही है, वो भी क्या हो रहा है, जो फूड पार्टिकल्स है उसके ब्रेकडाउन से ही मिल रहा है, ठीक है। बट जो पहला वाला हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा था, उसमें क्या हो रहा था, ग्लूकोज भी ब्रेकडाउन हो रहा था, बट ऑक्सीजन की हाजिरी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी फूड का ब्रेकडाउन तो हो रहा है और यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कम अमाउंट में, अगर हम इसको एरोबिक के साथ कंपेयर करें। लेकिन ये कैसे हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की हाजिरी की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो हमें दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट में, ठीक है। और दूसरा जो है मसल ड्यूरिंग द हार्ड एक्सरसाइज। तो इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको और एक टर्म जो है वो सीखना है, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो इसका तो मतलब आपको पता चल गया कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर प्रोसेस होगी। तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो यीस्ट का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसके थ्रू हमको क्या मिलता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। और जो मसल के अंदर जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है हार्ड एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, तो उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर भी ग्लूकोज यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। तो अलग अलग अमाउंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के थ्रू अलग अलग तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और जो हमको बाई प्रोडक्ट है वो अलग अलग मिल रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ों में याद रखो कि आपको एनर्जी ज़्यादा है, कम अमाउंट में तो मिल ही रही है। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे हमारे बुक के अंदर दिए गए एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, सो सी, आपको यहाँ पे एक मेन चीज़ याद रखनी है कि जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, पायरूवेट तो हमको मिलना ही मिलना है। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो पहले हम इतनी चीज़ पे फोकस करते हैं। ये क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ग्लूकोज है उसी का ब्रेकडाउन करके क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, आखिरी में हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, इसीलिए तो हम खाना खाते हैं, राइट। तो उसका ब्रेकडाउन हो रहा है अलग अलग पाथवेज के थ्रू। अब अलग अलग पाथवेज क्यों, क्योंकि जो जगह है प्रोसेस होने की, वो पहली बात तो हर जगह पे अलग अलग है, हर ऑर्गेनिज्म या किसी भी सिचुएशन की बात करूँ तो। और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, या मैं बोलूँ कि प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट है अलग अलग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वेरियस पाथवे टर्म यूज़ किया है। तो सबसे पहली और कॉमन चीज़ याद रखनी है कि जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो उसके बाद हमको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पायरूवेट। ठीक है, अब देखो जो ग्लूकोज है वो 6 मॉलिक्यूल वाला कार्बन, ठीक है, मतलब इसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, बट जो पायरूवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। एंड ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और जब ग्लूकोज में से पायरूवेट बनेगा तब भी थोड़े अमाउंट में एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी, राइट। हर बार याद रखो जब भी कोई चीज़ बन रही है एज अ प्रोडक्ट, तो हमको कम या ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी तो मिलनी ही मिलनी है। तो एनर्जी कभी भी मेंशन करना मत भूलना, क्योंकि हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए, राइट। हमको काम करना है तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे हर स्टेप में हमको देखो एनर्जी शो किया है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में भी, सेकंड स्टेप में भी, और यहाँ पे थर्ड स्टेप में भी, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भी ग्लूकोज में से पायरूवेट बनेगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, राइट। और याद रखो कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जो पायरूवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और प्लेस भी याद रखना ज़रूरी है कि कौन सी प्रोसेस कहाँ हो रही है। तो ग्लूकोज में से जो पायरूवेट बनने की प्रोसेस है वो हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। इट इज़ क्लियर नाउ। अब जो पायरूवेट है उसमें से अब हम क्या देखेंगे, नाउ फोकस ऑन दिस इक्वेशंस। जो पायरूवेट है, तो पायरूवेट का प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे कौन सी चीज़ें बन रही है और कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, हम वो देखेंगे, राइट। तो पायरूवेट हमारे पास है यहाँ पे जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट देखो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की गैर हाजिरी में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो तब क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और साथ में जैसे मैंने पहले बोला था कि एनर्जी मेंशन करना मत भूलना, क्योंकि ये प्रोसेस क्यों हो रही है, क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। हमको इन द सेंस कोई भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है, राइट। तो एनर्जी मेंशन करना कभी मत भूलना। तो पायरूवेट में से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जब प्रोसेस होगी, ठीक है, किसके अंदर, यीस्ट के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जो इथेनॉल है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 1 कार्बन, मतलब यहाँ पे तीनों कार्बन यूज हो गए। पायरूवेट के अंदर 3 कार्बन थे, राइट। यहाँ पे जैसे लिखा है पायरूवेट इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो इथेनॉल है उसके अंदर 2 कार्बन तो ऑलरेडी यूज हो गए, तो हमारे पास बचे कितने, 1।
है ना, और उसमें से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीनों मॉलिक्यूल यूज हो गए पायरूवेट के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसके। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक हाउस होल्ड एग्जाम्पल है। जैसे हम डोसे का खीरा रखते हैं, ठीक है, 12 या 24 घंटे के लिए। उसको पहले भिगोते हैं, फिर पीसते हैं, फिर पीसने के बाद वापस से रखते हैं। तो उसके अंदर आपने देखा होगा जो उसका अमाउंट है ना वो इंक्रीज हो जाता है। और कभी भी आपने अगर ध्यान दिया होगा किचन में, अगर अभी तक नहीं दिया है तो अब ध्यान देना, तो जब भी हम उसको ढक के रखते हैं ना तो उसके अंदर मम्मी लोग बोलती है कि इसको ढक के रखो, इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यीस्ट के थ्रू जैसे दूसरी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, उसको साइज इंक्रीज करते हैं। जैसे आपने ब्रेड के लिए भी कभी आटा गूंदा होगा और उसके अंदर यीस्ट डाला होगा तो आपने देखा होगा उसको हम टोटली कवर कर देते हैं, उसको हवा में खुला नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ये प्रोसेस ऑक्सीजन की हाजिरी में नहीं होगी, है ना। इसीलिए जब भी अभी हम डोसा बनाने का खीरा रेडी करते हैं तो उसको भी अच्छे से ढक के रखते हैं। क्यों? उसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जैसे यीस्ट के थ्रू हम ब्रेड के अंदर प्रोसेस देखते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, उसके अंदर भी प्रोसेस होगी। और क्या बनेगा, जो खीरे का बैटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब आप उसको कभी खोलोगे भी ना तो आपको थोड़ी सी हल्की खट्टी स्मेल आएगी। वो किसकी वजह से, कि जैसे इस प्रोसेस के अंदर इथेनॉल इंक्रीज हो रहा है, वैसे उस एक्चुअली सॉरी इथेनॉल बन रहा है, वैसे उसके अंदर भी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, वो बबली थोड़ा सा हो जाते हैं। फिर आप क्या करोगे, उसको हिलाओगे तो उसके अंदर की जो बबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड जो इथेनॉल है वो प्रॉपरली उसके अंदर इथेनॉल नहीं बनता, लेकिन एक खट्टी चीज़ बनती है जिसकी वजह से हमको स्मेल भी खट्टी आती है, राइट। तो आपको अब ये समझ में आया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला प्रोसेस हम डे टू डे लाइफ में भी कहाँ यूज़ करते हैं। अब आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे और याद कर पाओगे, राइट। अब हम बात करेंगे सेकेंड सिचुएशन जो है लेक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, या तो मैं बोलूँ कि बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वह तब प्रोसेस हो रही है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है इन आवर मसल सेल्स। ठीक है, जो हमारे मसल्स के अंदर सेल्स होते हैं उसकी बात की है। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब जब कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पायरूवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसमें से हमको क्या मिल रहा है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, राइट। अब जो लैक्टिक एसिड है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो डायरेक्टली पायरूवेट की जो 3 कार्बन है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, लैक्टिक एसिड के अंदर। और एज आई सेड कि हर प्रोसेस में आपको एनर्जी मेंशन करना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि ये प्रोसेस इसीलिए हो रही है कि हमको एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो सेकेंड प्रोसेस है, मतलब जहाँ कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वो कहाँ हो रही है, हमारे मसल के अंदर। अब इसका एक और बेहतर लाइव एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे हमको पता है कि नॉर्मल जब हम चलते हैं तो हम तब भी ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तब भी हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा होता है, राइट। बट जब हम लोग रेस के अंदर भागते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हम अच्छे से भाग लेते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर जब हमको 1-2 मिनट हो जाते हैं, धीरे धीरे हम हाँफने लगते हैं, राइट। और हाँफते हाँफते क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारा जो मुंह है वो खुल जाता है कि और ज़्यादा एयर जाएगी हमारे मुंह में तो हमको सांस आएगी, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा एंटर होगा और हम और अच्छे से दौड़ पाएंगे। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जब नॉर्मल सिचुएशन में है, हम चलते हैं लिखते हैं, तब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो यूज़ हो ही रहा है, राइट। जैसे आप चल रहे हो, हैंड मूवमेंट कर रहे हो, लिख रहे हो, कुछ कोई सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हो, राइट, तब भी आपके हाथ और पैर के अंदर जो मसल सेल्स हैं वो तो काम कर ही रहे हैं। बट जब हम रेस के अंदर भाग रहे होते हैं तब ज़्यादा अमाउंट में जो हमारे मसल सेल्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। अब जब ज़्यादा अमाउंट में वो वर्क कर रहे हैं मतलब ज़्यादा अमाउंट में वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। और हमको पता है कि एनर्जी हम किसके थ्रू बनाते हैं, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के थ्रू। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, राइट। बट अब यहाँ पे देखो,
या सांस या जो मैं बोलूँ ऑक्सीजन जिस तरीके से हमारी बॉडी में जितने अमाउंट में आना है वो तो उतने अमाउंट में ही आएगा, राइट। बट उसका यूज़ हमारे सेल के थ्रू होना और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब नेज़ल के थ्रू जितनी एयर हमारी बॉडी के अंदर आएगी और उस एयर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी सेल यूज़ करेगी, राइट। बट जब हम भाग रहे हैं तब क्या हो रहा है, जो हमारे मसल सेल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिले। बट टेक्निकली क्या हो रहा है कि हमको उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे सेल्स को उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या होगा कि तब क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होगा हमारे मसल सेल्स के अंदर। मतलब हमारे मसल सेल्स काम तो करेंगे लेकिन कैसे, कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि जब हम रेस में भागते तो ऑटोमेटिकली हमारा मुंह खुल जाता है, राइट, और हम थोड़ी टाइम में हाँफने लगते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि लेक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मसल्स के अंदर होता है, एंड इसके अंदर लास्ट में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, राइट। अब हम बात करेंगे द थर्ड वन, जिसके अंदर क्या होगा, पायरुवेट में से हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट। अब जो ये प्रोसीजर है वो कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा सेल का एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, मतलब हाईली अमाउंट में इसको ऑक्सीजन चाहिए। मतलब ये किस टाइप का हुआ, ये एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर हमको एज अ बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके साथ साथ एनर्जी तो हमको मिल ही रही है, ठीक है। तो आपने देख लिए ये 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये थोड़ा सा यूज़फुल रहा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो उस टॉपिक के बारे में, वापस से मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो बेसिकली क्या याद रखना है, देखो इस प्रोसीजर के अंदर इतना याद रखो कि ग्लूकोज में से तो पायरुवेट कन्वर्ट होगा ही होगा। तो आपको तो ये हर प्रोसीजर के अंदर लिख ही देना है, अगर आपको ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे पूछा जाएगा तो, ठीक है। ग्लूकोज टू पायरुवेट में कन्वर्जन है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। अब पायरुवेट में से जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और ये कहाँ हो रही है प्रोसेस, ये हो रही है यीस्ट के अंदर, ठीक है। अब जो दूसरा है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर भी सेम ग्लूकोज में से पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट में से लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है, हमको लैक्टिक एसिड मिल रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, तो ये प्रोसेस हो रही है मसल सेल्स के अंदर, राइट। अब थर्ड जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, तो यहाँ पे भी ग्लूकोज में से पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट में से आखिरी में हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है और ये पूरी तरीके से कैसी है, एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है ये, ठीक है। तो the energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called the ATP, which is used to fuel all other activities in the cell। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना हमारे सेल के अंदर, ठीक है, तो वो कहाँ यूज़ हो रही है, वो एटीपी बनाने के लिए यूज़ हो रही है। और एटीपी क्या है, हमारे जो सेल है उसका फ्यूल है। जैसे हमारी गाड़ी का फ्यूल होता है पेट्रोल, राइट। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल ज़रूरी होती है, आप उसके अंदर पानी या कोई और चीज़ नहीं डाल सकते। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो कहाँ यूज़ होती है, एटीपी बनाने के लिए। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। एटीपी का फुल फॉर्म जो है वो याद रखना। तो यहाँ पे एनर्जी के थ्रू क्या बन रहा है, एटीपी, राइट।
So now we are going to discuss the human respiratory system. But before starting the topic, I have to give you some brief information about different part. So in our upper body, the lungs are present and they are in one pair. Now lungs are protected by the rib cage, and there is diaphragm also present. ओके, अब यहाँ पे जो रिब केज है उसका काम क्या है, तो लंग को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज कैसा है, बॉनी स्ट्रक्चर है। अब जस्ट इमेजिन कि सिर्फ रिब केज है, अंदर लंग्स नहीं है, तो रिब केज के अंदर जो स्पेस बची हुई होगी ना, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, जिस कैविटी के अंदर लंग ने अपनी जगह ली हुई है। ठीक है, अगर हम लंग को इरेज कर दें या थोड़े टाइम के लिए मैं ऐसा सोचिए कि उसके अंदर लंग नहीं है, सिर्फ रिब केज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे थोरेसिक कैविटी। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको स्टार्टिंग में नोस्ट्रिल दिख रही है, मतलब जो हमारी नोज़ की ओपनिंग होती है उसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं, राइट। अब जो नोस्ट्रिल है वो ओपन होती है नेज़ल पैसेज के अंदर, ठीक है। और नेज़ल पैसेज के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो नेज़ल पैसेज होता है उसके अंदर होती है म्यूकस। हेयर क्या काम करता है, एयर को फिल्टर करता है, और जो म्यूकस होता है उसका क्या काम होता है, जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको वहीं पे ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से प्योर एयर हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर एंटर हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेज़ल पैसेज है, ठीक है, उसके बाद से जो भी एयर है वो कहाँ जाएगी, फेरिंग्स के अंदर। अब जो फेरिंग्स के अंदर एयर है वो और आगे पास ऑन होगी लैरिंग्स के अंदर, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसको साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉक्स जैसा, और यहाँ से ही हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग टाइप की, इसलिए इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। अब ये आगे और पास ऑन होके कहा जाएगी विंड पाइप के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, राइट। और जो ट्रेकिया होता है उसके आसपास क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, मतलब उसके आसपास क्या होगी, कार्टिलेज की रिंग होगी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, राइट। अब ये जो एयर है वो किसके अंदर एंटर हो रही है, लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर अगर हम देखें तो जो ट्रेकिया है वो आगे और बाइफरगेट होगा, जिसको हम आगे और पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो ट्रेकिया है वो आगे लंग्स के अंदर एंटर होता है और बाइफरगेट होता है, तो अब इस इमेज में आपको दिखेगा कि जो ट्रेकिया है वो लेफ़्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स, राइट। जो ब्रोंकियोल्स होता है उसके पास भी क्या होगी, रिंग ऑफ कार्टिलेज होगी, जैसे आपको यहाँ पे वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है रिंग जैसा, वो। अब यही ब्रोंकिया जो है वो आगे और बाइफरगेट होगी ब्रोंकियोल्स के अंदर। अब इसके पास जो है रिंग ऑफ कार्टिलेज का स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। और आगे क्या होगा, आगे यही ब्रोंकियल्स जो है वो आल्वियोलाई के अंदर ओपन होंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है आल्वियोलाई है, जो राउंड राउंड ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे आल्वियोलाई। अब यहाँ पे इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं थ्रू द डिफ्यूजन। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको आल्वियोलाई दिख रहा है और यहाँ पे एरोस दिख रहे हैं कि आल्वियोलाई से क्या, ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर आ रहा है इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड वापस से जो CO2 है वो एल्वियोलाई के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का
हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको यूज़ करेंगे और उसके थ्रू एनर्जी बनाएंगे। तो वही हो रहा है यहाँ पे। देखो जैसे सेल है, उसने क्या किया, O2 यूज़ किया। सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसने O2 यूज़ किया और हमको क्या मिला, एनर्जी। और उसके साथ साथ हमने क्या प्रोड्यूस किया, CO। अब यहाँ पे देखो जो आपको स्ट्रेट वाइट लाइन दिख रही है, वो मान लो कि अल्वियोलाई जो है उसकी वॉल है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये पतली सी वॉल है, बहुत थिन वॉल होती है, तो मान लो कि इस वॉल की बाहर की साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है और वॉल के अंदर कम है, तो थ्रू द डिफ्यूजन क्या होगा, जो वॉल के बाहर एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो वॉल के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत थिन है और थोड़ी सी पोरस होती है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह अंदर बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि एल्वियोला है तो यहाँ पे रेड और ब्लू कलर से क्या मेंशन किया है। तो यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं। अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसको रेड कलर से हम शो करते हैं। बट अगर हमारे ब्लड के अंदर CO2 प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन कंटेनिंग ब्लड, और जिसको हम कैसे शो करते हैं इन द डायग्राम, ब्लू कलर से। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड तो रेड ही कलर का होता है, भले ही वो ऑक्सीजन वाला हो या कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो। फ़र्क इतना होता है कि जो ऑक्सीजन वाला है वो ज़्यादा शाइनी होता है, ब्राइट होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है वो डार्क कलर का होता है, बट डार्क रेड ही होता है वो, ठीक है, ब्लू कलर नहीं होता। बट यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कार्बन कंटेनिंग ब्लड है हम उसको ब्लू कलर से शो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ये एल्वियोलाई है, ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लड के अंदर O2 है वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। सेल इसको यूज़ करेगा, जो CO2 है वो ट्रांसफ़र करेगा और दूसरी साइड एल्वियोलाई में डाल देगा, और जो ट्रेकिया है या ट्रेकियल पूरी सिस्टम है हमारी, उसके थ्रू क्या होगा, नेज़ल पैसेज के थ्रू वापस से एयर जो कार्बन कंटेनिंग है वो बाहर चली जाएगी। So on your screen you can see the pathway of air in human respiratory system. तो आज जो हम रेस्पिरेशन सीखने वाले हैं ह्यूमंस के अंदर, तो उसके लिए हमको पाथवे भी पता होना चाहिए कि जो एयर है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी नोस्ट्रिल्स, ठीक है, आपको जो है नोस्ट्रिल्स दिख रही है पाथवे के अंदर, राइट। तो ये क्या है, एंट्री है ऑफ एयर की, ठीक है, जो हमारे नाक के थ्रू क्या होता है, एंटर होता है। देन नेजल पैसेज, तो जो हमारा नाक है उसके अंदर हमको एक अंदर की साइड पैसेज पूरा देखने को मिलता है, जिसके अंदर एयर एंड म्यूकस होता है। अब इसका काम क्या है, तो जो एयर एंड म्यूकस है वो फिल्टर करेंगे किसको, एयर को, और जो डस्ट पार्टिकल है वो म्यूकस के थ्रू क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। देन अब जो एयर है वो ट्रैवल करेगा फेरिंग्स के अंदर, देन इट ट्रैवल्स इन लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। उसके बाद वो जाएगा विंड पाइप के अंदर, जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। तो अब जो ये विंड पाइप है वो क्या काम करता है, जो तो विंड पाइप है ना उसके अंदर एयर गई, राइट, तो इसके आसपास ना रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मतलब आप उसको एक टाइप ऑफ सॉफ्ट बोन समझ सकते हो, जैसे हमारे कान के पास होता है, ठीक है, जिसको हम मोड़ सकते हैं, ये भी बोन ही है, लेकिन ये कहते हैं सॉफ्ट बोन है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। और हमारे हाथ पैर में जो बोन्स है वो हार्ड बोन है, जिसको हम नॉर्मली बोन्स बोलते हैं, पर जो सॉफ्ट बोन होते हैं उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। जो विंड पाइप है और जो ट्रेकिया है उसको हम क्या, उसके पास क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो क्या करता है वो पाइप को कोलैप्स होने से रोकता है, जिसकी वजह से क्या है, जो एयर की एंट्री है और ट्रांसपोर्टेशन है वो चालू रहे। देन जो विंड पाइप है उसमें से जो भी एयर है वो अब लंग के अंदर एंटर करेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं किसमें, लंग के अंदर। ये तीन चीज़ें लंग के अंदर प्रेजेंट होती है, कवर होती है, ठीक है, लंग के अंदर होती है इसलिए। बट अगर हम प्रॉपरली पाथवे देखें तो जो विंड पाइप है उसमें से जो एयर है वो लंग के अंदर जाएगी, राइट।
बट अगर हम और स्पेसिफिकली नाम के साथ देखें तो विंड पाइप में से मीन्स ट्रेकिया में से जो एयर है वो पहले जाएगी ब्रोंकिया में, देन ये जाएगी ब्रोंकियोल्स में, और उसके बाद वो एंटर करेगी एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई प्लूरल है, अगर मुझे सिर्फ एक सिंगल टर्म में बोलना हो तो हम उसको बोलेंगे एल्वियोलस, राइट। अब जो भी ब्रोंकियोल्स है, सॉरी ब्रोंकिया है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बट जो सेकंड नंबर का है ब्रोंकियोलाई, ठीक है, सेकेंड लास्ट जो है, उसके अंदर आपको उसकी कवरिंग के लिए रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पतली होती है, ठीक है, और ये एकदम एंड में आ रहा होता है, ठीक है। तो बहुत पतली पतली सी आपको ट्यूब्स देखने को मिलेगी, इसलिए इसके आसपास जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं होती। एंड सबसे एंड का पोर्शन जो है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, जिसको हम एल्वियोल्स भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर वो एक स्पेसिफिक स्पेस है जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। ये जो पूरा नेजल नॉस्ट्रिल से लेके आपने एंड तक देखा वो तो पूरा पाथवे था कि एयर कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके आता है, ठीक है। बट जो प्लेस है जहाँ पे गैस की एक्सचेंजेस होती है वो क्या है, एल्वियोलाई। सो प्लीज रिमेंबर दिस, एल्वियोलाई वो प्लेस है जहाँ पे CO2 और O2, या तो मैं बोलूँ कि जो गैस एक्सचेंज है वो प्रोसेस वहाँ पे होती है। क्यों? क्योंकि जो एल्वियोलाई की स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ही ये प्रोसेस हो जाती है, राइट। जैसे कि आपको पता है कि जो डिफ्यूजन है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इसको पढ़ा ही है, ठीक है। तो एल्वियोलाई के अंदर भी ये सेम काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दो इमेज दिख रहे हैं, एक तो इन्हेलेशन मतलब जब हम एयर को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं वो, और बी है एक्सहेलेशन मतलब जब हम एयर को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं तब का। तो जब हम इन्हेल करते हैं गैसेस को तब क्या होता है, जो हमारी रिब है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है रिब मूव्स आउट। फिर जो डायाफ्रागम है हमारा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर हवा भरी तो वो ज़्यादा स्पेस रोकेगी, तो जो इसकी वजह से हमारा डायाफ्रागम है वो नीचे की तरफ आएगा, और जो रिब केज है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर की तरफ थोड़ा मूव करेगा, राइट। तो ये होता है किसमें, इन्हेलेशन के में। इससे एकदम उल्टा जब हम एक्सहेल करेंगे या हम जब ब्रीथ आउट करेंगे तब क्या होगा, जो डायाफ्रागम है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, और जो रिब केज है वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो लंग है उसकी साइज हमको थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगी। ये किस में होगा, जब हम एयर को बॉडी के बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं तब। Thank you for watching this video. I hope this will be helpful for you.